एक चैप्टर पढ़ने से पहले वो चैप्टर मतलब क्या है, आप उसमें पढ़ने क्या वाले हो, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में बेटा एक वर्ड आ रहा है बायोडाइवर्सिटी और दूसरा वर्ड आप देख सकते हो आ रहा है कॉन्जर्वेशन। भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज इस प्लैनेट अर्थ पर, हमारे गोला पर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं हम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीशीज जो मर रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको बचाया कैसे जाए, वो सब आता है कॉन्जर्वेशन के अंदर। तो हम पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कॉन्जर्वेशन की, और अगर जब हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो उसको बचाना कैसे है वो पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना एक लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे, कम समय लेकर के आपको सब कुछ समझाया जाएगा और लास्ट में करेंगे इसके हम PYQs, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना लेक्चर। पहले तो आपको एक चैप्टर पढ़ने से पहले वो चैप्टर मतलब क्या है, आप उसमें पढ़ने क्या वाले हो, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में बेटा एक वर्ड आ रहा है बायोडाइवर्सिटी और दूसरा वर्ड आप देख सकते हो आ रहा है कॉन्जर्वेशन। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो को अगर बायोडाइवर्सिटी का तोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक टर्म बायो और एक टर्म मिलेगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। क्या आपको इस धरती पर अकेले आप एकलौते इंसान दिखते हो या एकलौते स्पीशीज दिखते हो? ठीक है, नहीं, आपको अपने आसपास कितने भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज दिखाई देते होंगे। पेड़ होंगे बेटा, ग्रासेस की वैरायटी होंगी, आपके पास डॉग्स, आसपास कैट्स, गाय, बकरी, सांप, ठीक है, छिपकली। देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पर। NCERT में लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे गोला से एलियन आएगा, ठीक है, तो वो देख करके हमारे अर्थ के इतने वैरायटी को आश्चर्य हो जाएगा कि यार कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज इस प्लैनेट अर्थ पर, हमारे गोला पर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं हम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी of different life forms present on earth। प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये टर्म पॉपुलराइज किसने किया था बेटा? टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। अब आपको पता है स्पीशीज लॉस्ट हो रहे हैं, लॉस्ट होने के बड़े सारे रीजंस हैं, ठीक है। स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वल्चर देखो अब इतनी दिखाई नहीं देती, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्पीशीज है बेटा, वो धीरे धीरे इस अर्थ से खत्म होते जा रहे हैं। तो क्योंकि स्पीशीज का लॉस हो रहा है, क्योंकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, रीजंस हमें पता है, वो सारे रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पीशीज जो मर रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको बचाया कैसे जाए, वो सब आता है कॉन्जर्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजर्व करना क्यों जरूरी है, हमारा क्या है, लॉस होने दो, ठीक है। तो हम पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कॉन्जर्वेशन की, और अगर जब हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो उसको बचाना कैसे है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है हमसे, चैप्टर में जो नाम है उनका मतलब क्या होता है, ये देखने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो NCERT बेस्ड चैप्टर है, एक एक NCERT की लाइन समझो, रिवाइज करो और टिक लगाओ, आंसर बिल्कुल मस्त तरीके से। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कहती है बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होगी जो जीन लेवल पर एग्जिस्ट करती है। इस पैराग्राफ को रीड आउट करने से पहले हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब सेम स्पीशीज है, कैटेगरी हमारे सबकी, मतलब अगर हम बात करें वी ऑल आर होमोसेपियंस, है ना, बट क्या हम बिल्कुल सेम है? मेरी जगह जाकर के, आपकी जगह जाकर के मैं एग्जाम लिख सकती हूँ, ठीक है। डू वी हैव सिमिलर फिनोटाइप? फिनोटाइप तो चलो कहोगे मैम सिमिलर है, फेशियल फीचर्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी है ना। अब ठीक है, स्पीशीज सेम है, फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर सेम है,
बट एकदम तो सेम नहीं है ना, हमारे में एलिलिक डिफरेंसेस है, जीन लेवल पे डिफरेंसेस है, सीक्वेंसिंग में डिफरेंस है, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग है ना। तो वो वेरिएशन जो जीन लेवल पर, जो एलील लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक सिंगल स्पीशीज है बेटा, वो शो कर सकता है हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि कौन सी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आंसर होगा उसका। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है बेटा, शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का नाम याद रखना, रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया, ये अलग अलग हिमालयन रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्लांट से एक केमिकल निकलता है, कौन सा, रेसरपाइन, ये रेसरपिन जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, ये केमिकल का जो अमाउंट है और इसका जो पोटेंशियल है किसी डिजीज को ट्रीट करने का, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है वो केमिकल तुमने किस पेड़ से निकाला और वो पेड़ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन है। ठीक है, तो रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एबिलिटी जो होती है, और कंसेंट्रेशन अमाउंट में भी वेरी करता है। ठीक है, कौन से केमिकल का, एक्टिव केमिकल रेसरपाइन, जो वो प्लांट रॉवॉल्फिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया में बेटा जैसे तुम देखो आम का सीजन आने वाला है, आप आम की कितने सारी वैरायटी बाजार में सुनने को मिलते हैं। ठीक है, एक तोतापरी जिससे वो जूस बनता है, सुना होगा तुमने, उनसे पूछो तो बताते हैं। ठीक है, सफ़ेदा हो गया, मालदा हो गया, दशहरी हो गया, ठीक है, और चौसा आम होता है, और अल्फांसो जो सबसे अच्छा होता है। देयर आर सो मेनी वैरायटीज, कुछ के नाम में पता है, कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता है ना। तो क्यों, स्पीशीज तो एक है आम, पैंजीफेरा इंडिका, बाकी इतने वैरायटी कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस की वजह से, एलिलिक डिफरेंसेस। चावल की कितनी वैरायटी मार्केट में मिलते हैं, तो चावल तो एक ही स्पीशीज है, इतने वैरायटी क्यों, जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने कहा है कि जो वेस्टर्न घाट है वहां पर एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा है, स्पीशीज लेवल पर, तो एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। तो जब स्पीशीज लेवल पर डिस्कस करते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। थर्ड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, जब हम इकोसिस्टम के लेवल पर देखते हैं। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया के पास आपको हर किस्म का इकोसिस्टम दिखाई देगा। हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास एस्चुरीज भी हैं, हमारे पास डेल्टा भी है, हमारे पास सुंदरबंस भी हैं, हमारे पास वेटलैंड्स भी हैं, हमारे पास कोरल रीफ्स भी हैं, हमारे पास पहाड़ों वाले एल्पाइन मेडोज भी हैं। मतलब जो भी आप इकोसिस्टम जानते होगे लगभग हमारे इंडिया में दिखेगा, क्योंकि इंडिया बड़ा रिच हो विद रिस्पेक्ट टू दी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वही तुम किसी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करो, नॉर्वे जैसी कंट्री से, तो आपको वहां पर इतना इकोसिस्टम वैरायटी नहीं दिखाई देगा जितना हमारे इंडिया में दिखाई देता है। तो देखो लिखा हुआ है कि जब हम इकोसिस्टम लेवल पर देखते हैं, तो इंडिया का फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो, तो इंडिया के पास डेजर्ट भी है, इंडिया के पास रेन फॉरेस्ट भी है, इंडिया के पास मैंग्रोव्स भी है, इंडिया के पास कोरल रीफ्स भी है, इंडिया के पास वेटलैंड्स हैं, इंडिया के पास एस्चुरीज है, और इंडिया के पास एल्पाइन मेडोज हैं। ठीक है, अगर इसको नॉर्वे जैसी कंट्री से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से कंपेयर करो, तो नॉर्वे कहीं स्टैंड नहीं करेगा इन द फ्रंट ऑफ इंडिया। किसके रिस्पेक्ट में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिकॉज हमारे पास बड़ी सारी इकोसिस्टम की वैरायटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि चलिए जानते हैं कि टोटल स्पीशीज कितनी है अर्थ पर, और उसमें से कितनी इंडिया पे है। इंडिया के लिए पूरा एक अलग पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, बहुत कहानी भर भर के, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने बोला था बेटा कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं इस धरती पर जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड है। 1.5 मिलियन का मतलब 1.5 लाख। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग तो इतने थे, बट एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, उन्होंने बोला नहीं, इससे ज़्यादा स्पीशीज़ है। इनके हिसाब से बेटा, इन्होंने जो अपनी गणित लगाई थी, इन्होंने बोला था 7 मिलियन स्पीशीज़ है। इसमें डिस्क्राइब्ड और अनडिस्क्राइब्ड दोनों थे।
ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम पर जो थे उन्होंने रॉबर्ट मे के फिगर्स को कंसिडर किया था, क्योंकि इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी ये बताने के लिए बहुत लोग इससे कन्विंस थे। ठीक है, तो ये सब बताने के बाद बोला गया कि चलो फाइनली स्टडी करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं कि हर एक ग्रुप में कौन सा स्पीशीज कितने मात्रा में है, कौन डोमिनेंट है। तो इस तरीके से रिसर्च वगैरह के बाद कुछ 3 पाई चार्ट्स बन के आए। पाई चार्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQs में प्रीवियसली। आपको ये पाई चार्ट बेटा अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फिशेज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंजाई एंड एम्फीबियंस है। प्लस कौन सा कहाँ पर लेबल्ड है ये भी दिमाग में रखना, बिकॉज एग्जैक्ट लेबलिंग पूछी जाती है, सिर्फ लेबलिंग रिमूव कर। ठीक है, पूछे गए हैं पुराने साल में, अभी भी पूछने की आशंका है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होता है दैट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल ग्रुप्स, अदर एनिमल ग्रुप्स के बाद मोलस्क, मोलस्क के बाद आप देख सकते हो कौन है, क्रस्टेशियंस। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप जो दिखाई दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी वो है फिशेस। फिशेस के बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आपको दिख रहा होगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस एंड मैमल्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं फंजाई एंड एंजियोस्पर्म। अब भला फंजाई थोड़ी प्लांट है, बट उस जमाने में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब था तो प्लांट और एनिमल ही थे, तो फंजाई उस दौरान बेटा प्लांटे के अंदर ही था, तो वही वाला चीज चला आ रहा था। तो याद करोगे प्लांट्स को जो बताया है उसमें डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा डोमिनेंट फंजाई और एंजियोस्पर्म की है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एल्गी का दिखाई दे रहा है, लाइकेंस तो बड़े ही कम है, मॉसेस एंड फर्न्स थोड़े से उसमें लगभग प्रोपोर्शन वाइज सेम है। तो ये पाई चार्ट आपको दिमाग में रखनी है। अब सबसे बड़े मज़ेदार बात जो ये है कि इस पूरे स्टडी में आपको बैक्टीरिया कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आपको किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो लोअर ग्रुप्स होता है इनवर्टिब्रेट्स वो भी दिखाई दे रहा है, मतलब लगभग सारे प्राणी को हमने इंक्लूड कर दिया। इस प्रकार की टेक्सोनॉमिक स्टडी में हमारा सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म, हमारा सबसे प्रिमिटिव किंगडम बॉनरा, उसको तो हमने कहीं इंक्लूड ही नहीं किया है। तो ऐसी क्या वजह थी कि बैक्टीरिया को कोई जगह हमने अपने घर में नहीं दी? तो देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई बैक्टीरिया वाज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और वो रीजन क्या था ये देखो, कि इट शुड बी नोटेड दैट कि एस्टिमेट्स में कोई भी फिगर्स प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं है। जो बायोलॉजिस्ट थे वो श्योर ही नहीं थे बेटा कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होंगे। ठीक है, इनको पता ही नहीं था। और प्रॉब्लम ये भी थी बेटा कि जितने भी कन्वेंशनल मेथड्स थे वो सूटेबल ही नहीं थे आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल स्पीशीज को। पुराने तरीके से जिस तरीके से टेक्सोनॉमी की जाती थी, जिस तरीके से टेक्सोनॉमिक स्पीशीज के बारे में रिसर्च करके उनकी नंबर आइडेंटिफिकेशन करी जाती थी बेटा, वही तरीका बैक्टीरिया पर नहीं इंक्लूड कर सकते, उससे होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात, सारे के सारे बैक्टीरिया को आप कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर नहीं कर सकते तो पढ़ोगे कैसे, उनके बारे में जानोगे कैसे? मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। और मान लो बेटा हम कोई दूसरा तरीका अपना भी लेते हैं बैक्टीरिया की टेक्सोनॉमी स्टडी करने का, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया इनके बारे में बताने के लिए, तो इनके अकेले ही नंबर मिलियंस में चले जाएंगे। वैसे हम बोल रहे हैं ओवरऑल 7 मिलियन है और बैक्टीरिया अकेला ही मिलियंस में चला जाएगा, तो बड़ा ही अजीब हमें पिक्चर मिलता, बड़ा ही अजीब हमें रिजल्ट मिलता। तो इस पढ़ाई को और कॉम्प्लिकेट ना करते हुए साइंटिस्ट ने बोला कौन अपने अभी माथापच्ची करे, अभी बैक्टीरिया को रखो साइड। ठीक है, इसका भी हिसाब किताब इसमें समझ आ नहीं रहा है, तो इसको हटाओ, बाकी सब पे पढ़ो। और बाकी सब पे पढ़ने के बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया। अब इसको कंक्लूड करने के बाद एनसीईआरटी ने इसका कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट बताया है। कंक्लूडिंग पॉइंट देखो क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज एनसीईआरटी कहती है बेटा इट इज मोर देन 70%। प्लांट्स को अगर देखोगे, प्लांट्स में एल्गी भी है, फंजाई भी है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये 22% है नियरली। ठीक है, एनिमल्स में से देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट आर दी मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, मेकिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल। हम कहते हैं ये 70% से ज्यादा है, उसमें भी
मोर देन 70% इंसेक्ट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, हर 10 एनिमल में से इस प्लैनेट अर्थ पर जो है 7 उसमें से इंसेक्ट हैं। और आप देखते हो कीड़े मकोड़े, ठीक है, मरते हैं नहीं, एक्सटिंक्ट होने का उनको, तुम देखोगे इतने सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे, एक बंदर एक्सटिंक्ट नहीं होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, कीड़े एक्सटिंक्ट नहीं होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, इनका नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। ऐसी थोड़ी बोलते हैं लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है और लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, देयर इज अ रीजन, देयर आर सो मेनी स्पीशीज, ठीक है, टेक्सोनॉमिक रिच ग्रुप है वो। चलिए, ये डेटा याद रखना बेटा, डेटा बेस्ड चैप्टर है, एनसीईआरटी के लाइन से डेटा याद रखना, बहुत ताबड़तोड़ चैप्टर नहीं है, बहुत दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में तुम्हें लगेगा कि हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यस, ट्रॉपिक, टेम्परेट, पोलर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, तो तुम्हें थोड़ा लगेगा ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट डिसाइड्स डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग, तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तो बहुत दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, डेटा बेस्ड चैप्टर। मैं तो कहता हूँ कहानी जैसा चैप्टर है, कहानी सुनो, समझो, नंबर ले जाओ, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। एनसीईआरटी ने बताया है कि इतना सब कुछ डिस्कस कर रहे हो, पूरे देश विदेश घूम रहे हो, इधर का बता रहे हो, उधर का बता रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया में है, तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बायोजोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। हमारे पास एरिड रीजन्स है, सेमी एरिड रीजन्स है, प्लाटू है, प्लेन्स है, हिमालयंस है, बड़े सारे डिफरेंट टाइप के बायोजोग्राफिकल रीजन्स आपको इंडिया में दिखाई देते हैं। इंडिया का अगर टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया देखोगे तो सिर्फ 2.4% ही ऑक्यूपाई करता है, बट इतू से एरिया के साथ ये जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में 8.1% है। ये काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए लोगों ने इस चीज को सराहा और इंडिया को वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया है। टोटल 12 कंट्री ऐसी घोषित की गई हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, वहां पर भर भर के बायोडाइवर्सिटी, और इंडिया उन 12 में से एक है, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, हमारा भारत महान, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी का पैटर्न है, क्या ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, जैसे इंडिया में है वैसी दूसरी कंट्रीज में होगा, वैसी पोलर रीजन्स वाली कंट्री में होगा, तो वो पैटर्न्स हम देखेंगे। पैटर्न्स को देखने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक है लैटिट्यूड और एक है एरिया। हम देखेंगे कि लैटिट्यूड अगर बदलता है तो बायोडाइवर्सिटी में कैसा चेंज आता है, और हम देखेंगे एरिया अगर इंक्रीज करते रहो तो बायोडाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बेटा, लैटिट्यूड क्या होता है, ज्योग्राफी में तुमने जब ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो एक प्यारा सा छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाते होगे, ठीक है, जिसमें बीच में सेंटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, ये क्या है आपका इक्वेटर, ये क्या है बेटा आपका इक्वेटर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर के जो पास वाला इलाका होता है, इक्वेटर के जो पास वाला इलाका होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट, सॉरी टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिक। ये पूरा का पूरा जोन क्या है, ट्रॉपिक जोन है, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर वाला ट्रॉपिकल जोन है, ये सदर्न हेमिस्फीयर वाला ट्रॉपिकल जोन है, ये है आपका ट्रॉपिक्स। 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद आ रहा है, टू 23.5 डिग्री साउथ। मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ, बस इतना ही लैटिट्यूड लिखूंगी और लैटिट्यूड नहीं लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद और ऊपर जाओगे तो कौन सा हिस्सा आता है, ये आ गया तुम्हारा टेम्परेट, ये आ गया टेम्परेट, और लैटिट्यूड बढ़ जाएगा और सबसे ऊपर नदर्न पोल पर पोलर जोन मिलेगा, नदर्न पोल, या आप कह सकते हो इसको आर्कटिक जोन। याद आ गया, ये भी पोलर या आर्कटिक जोन, याद आ गया सबको। तो जब लैटिट्यूड, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलोगे, ठीक है,
इफ यू विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो आप देखो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो कम लैटिट्यूड से हाई, 0 से 23 तो बड़ा ही है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो या तो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड पर पहुंचोगे तो क्या होता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी घटती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। अब इसको सिर्फ बोला नहीं गया है, इसको साबित किया गया है। साबित कैसे किया गया है, एग्जाम्पल्स लेकर के, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी चेक की गई, बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी चेक की गई। 3 कंट्री का एग्जाम्पल लिया। एक कंट्री का नाम था बेटा कोलंबिया, कोलंबिया तुम्हारे ट्रॉपिकल जोन में फॉल करती है, तो उसकी स्पीशीज आई 1400। एक था आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टेम्परेट बेस्ड कंट्री है, तो वहाँ पर बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी आई 105, कोलंबिया की सबसे ज़्यादा 1400 बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद थी न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क की कितनी थी बेटा 105, और सबसे कम आई थी बेटा ग्रीनलैंड की सिर्फ 56। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड स्थित था बेटा कहाँ पर, पोलर हिस्से में। न्यूयॉर्क की इंटरमीडिएट क्यों आई, क्योंकि न्यूयॉर्क स्थित था टेम्परेट में। कोलंबिया की इतनी ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि कोलंबिया था स्थित ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ से देखो साबित होता है कि जब ट्रॉपिक इक्वेटर के पास से आप पोल की तरफ बढ़ रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी देखो कैसे कैसे घट रही है। इससे ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको कहाँ पर दिखाई देती है, ट्रॉपिक्स में। मॉडरेट डाइवर्सिटी आपको कहाँ पर दिखाई देगी, टेम्परेट में। एंड मिनिमम डाइवर्सिटी आपको कहाँ पर दिखाई देगी, पोलर रीजन, ठीक है। इंडिया का भी एग्जाम्पल लिया गया है बेटा। इंडिया की जो बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी आई थी वो थी 1200, मतलब इंडिया का भी अच्छा खासा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। वाई बेटा, बिकॉज इंडिया का मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द हिस्सा ट्रॉपिक्स में ही लाई करता है। आप देखो नीचे के जितने भी सदर्न हिस्से हैं वो ट्रॉपिकल रीजन वाले हैं, वो ट्रॉपिक्स में लाई करते हैं। इसी वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिच है विथ रिस्पेक्ट टू दी बायोडाइवर्सिटी। इतना ही नहीं, और भी एग्जाम्पल्स लेकर के बताया गया है। ट्रॉपिक्स के जो जंगल है उसमें ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स दिखाई देंगे रादर देन टेम्परेट जंगलों से। मैं ये सब कहानी आपको एनसीईआरटी की ही मदद से क्यों ना पढ़ा दूँ। तो एक काम करिए बेटा, अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठिए, फटाफट जाइए भाग करके पॉज करिए, फटाफट जाइए भाग करके पॉज करिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग है तो पॉज कर सकते हो, और एनसीईआरटी लेकर के आइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, चलिए रीड आउट करते हैं। डाइवर्सिटी जो प्लांट्स और एनिमल्स का होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट दी वर्ल्ड, बट एक प्रकार का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो लैटिट्यूड पर बेस्ड होगा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। जनरल में हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं। ये बात हमने लिखी है, पढ़ी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक्स की, जो कि फैला हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीशीज दिखाई देंगे देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। अब इस लाइन को साबित करने के लिए देखो एग्जाम्पल, कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पर स्थित होता है बेटा, इक्वेटर के पास, मतलब ट्रॉपिक्स रीजन में है। यहाँ पर आप देखोगे 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड हैं, जो कि न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया टेम्परेट, यहाँ पर 105 है। और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ और ऊपर पोल्स, तो यहाँ पर सिर्फ 56 स्पीशीज हैं। तो आप खुद देख सकते हो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है डाइवर्सिटी घट रही है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी घट रही है। इतना ही नहीं, इंडिया में अगर देखोगे तो मच ऑफ इट्स लैंड एरिया किसमें है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में।
तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पीशीज डाइवर्सिटी है 1200 के आसपास। एक जंगल है बेटा ट्रॉपिकल रीजन में, कौन से ट्रॉपिकल रीजन में? इक्वेडर। ये इक्वेटर के पास वाला इलाका है। तो उस जंगल में हमने देखा 10 गुना ज्यादा प्लांट के स्पीशीज हैं एज कंपेयर टू फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएस। दो जंगलों को कंपेयर किया गया, दो फॉरेस्ट को। एक फॉरेस्ट था इक्वेडर जो कि इक्वेटर के पास था, और एक फॉरेस्ट था बेटा यूएसए का फॉर एग्जाम्पल। तो यूएसए टेम्परेट रीजन है, इक्वेडर ट्रॉपिक्स रीजन में है। तो इक्वेडर के जो जंगल थे उसमें 10 गुना ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट्स मिले एज कंपेयर टू दी फॉरेस्ट जो कि एक टेम्परेट रीजन, एक यूएसए वाले रीजन में मौजूद। ठीक है, अब सबको पता है एक लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में। देखो ट्रॉपिक्स में होने की वजह से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच इलाका है। इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं इस जंगल को। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखी गई है। यहाँ पर 40,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स के, 30,000 फिशेस के, 1300 बर्ड के, 427 मैमल, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स और 1,25,000 से भी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स। अभी ऐसा हो सकता है बेटा, साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये रेन फॉरेस्ट में देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज जो वेट कर रहे हैं भैया मुझे डिस्कवर कर दो। ये फिगर्स याद रखना, ये डेटा याद रखना बेटा, डेटा लिख लिख के याद रखना। लिखने से अच्छा कुछ नहीं होता बेटा। अगर आपको डेटा याद रखना है, साइंटिस्ट याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, वो चीज़ आपको धोखा नहीं देगी। 5 बार लिखो, खुश रहो, सुखी रहोगे, कभी वो दिमाग से निकलेगा नहीं। लिखने के लिए ऐसे टेबल बना करके भी लिख सकते हो। मैंने उसी चीज़ को जो डेटा दिया हुआ है उसको टेबल के फॉर्म में बच्चों को लिखवाती हूँ। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे याद रख सकते हो, दिमाग में याद होना चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी में ये फिगर्स हैं। क्लियर है? तो ये सब लैटिट्यूड बेस्ड पर चर्चा करने के बाद अब दूसरा पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, कि एरिया वाइज कैसे बायोडाइवर्सिटी में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, हाँ, इसको बताने से पहले ये देख ले कि भैया ऐसा क्या खास बात है ट्रॉपिक्स में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट देख लो, ट्रॉपिक्स में है तो ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया का आधा हिस्सा क्योंकि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कोलंबिया ट्रॉपिक्स में तो ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, इक्वेडर ट्रॉपिक में था तो ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा क्या खास है हमारे ट्रॉपिक्स के साथ कि ट्रॉपिक्स इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होता है? तो खास ये है कि बेटा इकोलॉजिस्ट और जितने भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ कुछ हाइपोथेसिस दिया हुआ था। ठीक है, उसमें से कुछ हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं हाइपोथेसिस के बदौलत वो ये कह पाते थे बेटा कि ये रीजंस हैं और इन्हीं रीजंस की वजह से ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे पहला रीजन ये था कि स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, स्पेशिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज जो बन रही हैं। ऑब्वियसली बेटा नई चीज़ को बनने में समय लगता है, नई स्पीशीज को इवॉल्व होने में वक्त लगता है, और जब वो नई स्पीशीज इवॉल्व होती है उस दौरान कोई डिस्टर्बेंसेज आ जाएं तो वो स्पीशीज का बनना, स्पीशीज का इवॉल्व होना रुक जाता है। दैट मीन्स जहाँ पर उनको इन्वायरमेंट अनडिस्टर्ब मिलेगा वहाँ पर स्पीशीज नए बनने के, इवोल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो वही कह रहे हैं स्पेसिएशन को होने में समय लगता है। अब अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो टेम्परेट में जल्दी जल्दी ग्लेशियर्स बनते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब ग्लेशियर बनना। अब एक बात बताओ बेटा, टेम्परेट रीजन में रह करके अगर ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गई, मान लो ये ग्लेशियर बन गया, ठीक है, रह करके बेटा यहाँ पर ग्लेशियर ही बनता रहे, पोलर और बर्फ ही ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाए, ग्लेशिएशन हो जाए, तो स्पीशीज अगर बन रही थी तो ग्लेशियर फॉर्मेशन से वो स्पीशीज का बनना, इवोल्यूशन तो रुक जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो क्योंकि टेम्परेट हिस्से में ग्लेशिएशंस बहुत कॉमन है तो स्पेशिएशन को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो नई स्पीशीज इवॉल्व हो सके वहाँ पर। ट्रॉपिक्स में ऐसा नहीं है, ट्रॉपिक्स में ग्लेशिएशन वेस्टेशन इतनी होती नहीं है, तो एक स्पीशीज को सुकून भरा समय मिलता है और वो समय का इस्तेमाल करती है
और समय ही तो चाहिए एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि उसको भरपूर ट्रॉपिक सिस्टम में मिलता है, इसीलिए नई स्पीशीज वहां पर बनती है। जहां पर नई स्पीशीज आएगी ऑब्वियसली डाइवर्सिटी वहीं तो देखोगे तुम। तो ये एक रीजन है बेटा, एक रीजन ये है कि ट्रॉपिक लैटिट्यूड रिलेटिवली बेटा अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिकॉज वहां पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन नहीं होती। देयरफॉर बेटा वहां पे स्पीशीज को इनफ इवोल्यूशनरी टाइम मिलता है नई स्पीशीज बनाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन दिखाने के लिए। ठीक है, पहला रीजन है कि स्पीशीज वहां पर बनती ही नहीं क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होती रहती है। ट्रॉपिक्स में ऐसा होता नहीं, अच्छा खासा एवोल्यूशन टाइम मिलता है, तो नई स्पीशीज आती हैं, इसलिए डाइवर्सिटी वहां पर दिखती है। दूसरा रीजन उन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है वो लेस सीजनल होता है। जैसे तुम गोवा का देख लो, मुंबई देख लो, एक ही प्रकार का सीजन, कांस्टेंट वेदर ही चलता रहता है। हमारे जैसा नहीं कि बेटा वहाँ सर्दी पड़ेगी फिर वहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, मोर और लेस कांस्टेंट वेदर होता है। इतने डिफरेंट प्रकार के तुम्हें गर्मी सर्दी वाले सीजन्स नहीं दिखाई, लेस सीजन, तुम वहाँ का एनवायरनमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेस सीजनल, कांस्टेंट ही रहता है, मोर कांस्टेंट, और तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऐसे जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट होते हैं बेटा, ये निश स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा रीजन ये, इक्वेटर पर पास होने की वजह से ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है ट्रॉपिक्स में, और हमें पता है ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, और प्रोडक्टिविटी इज समहाउ लिंक्ड टू द हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये 3 रीजंस बायोलॉजिस्ट जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये एज्यूम किया था कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ट्रॉपिक्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पैटर्न की, जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं। यस, ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल, साउथ अमेरिका जंगल में एक जोग्राफिस्ट घूमते थे। उन जोग्राफिस्ट का नाम क्या था बेटा? ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साउथ अमेरिका के जंगल में घूमते घूमते इन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा कि एक रीजन के अंदर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है। जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओगे, तुम एक जंगल में जैसे जैसे एरिया घूमते चले जा रहे हो, एक्सप्लोर करते जा रहे हो, तो तुम्हें दिखाई देगा हर कदम कदम पे नई स्पीशीज है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा हो तुम्हें लगता है अच्छा ये तो यहाँ स्पीशीज थी, पहले दिखी ही नहीं, फिर पता चला तो लगता है ये तो ऐसी स्पीशीज है जो पहले दिखी नहीं। तो काफी टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे तुम एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, बट वो बढ़ेगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि बेटा एरिया तो वही है, इन्वायरमेंट तो वही है, एक टाइम आने के बाद तुम्हें कोई नई स्पीशीज नहीं मिलेगी। तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो मैंने पहले ही देख ली, पिछले 2 किलोमीटर पहले थी वो, ठीक है, फिर हमने देखा अरे अभी तो देखा था 200-300 मीटर पहले ये सेम स्पीशीज थी। यू विल नॉट एनकाउंटर एनी न्यू स्पीशीज आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेटली एक टाइम जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। यहाँ पर देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। यहाँ पर आने के बाद देखो रुक गई है। जो रिलेशन होता है स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, ठीक है, चाहे तुम कोई भी स्पीशीज ले लो, एंजियोस्पर्म ले लो, ठीक है, बर्ड्स ले लो, बैट्स ले लो, फ्रेश वाटर फिशेज ले लो, टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो आपको मिल रहा है इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अब ज़्यादा यहाँ पर अपने गणित मत लगाने लगना बेटा, जो है एनसीईआरटी में लिखा है वो मान लेना कि अगर आप स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। इस ग्राफ की इक्वेशन s = CAZ होता है। सेम को अगर आप लॉग की वैल्यू लिखोगे लॉग के फॉर्म में, तो log s = log c + z log a। ये बिल्कुल वैसा नहीं है y = mx + c। आपको पता है y = mx + c क्या देती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लॉग लॉग स्केल में स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ग्राफ के रिस्पेक्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में बेटा ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उनको अपने गार्डन में भेज देते हैं स्कूल के और बोलते हैं जाओ देख कर के आओ कि एरिया बढ़ रहा है, तुम एरिया जैसे जैसे बढ़ा करके पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती या नहीं।
बहुत सारे बच्चे बताते हैं हाँ मैम हमने स्कूल में किया, बड़ा मज़ा आता था मैम, सिमिलर तरीके का ग्राफ मिलता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, ए क्या है, एरिया सबको पता है, जेड है बेटा स्लोप ऑफ द लाइन जिसको रिग्रेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं, सी क्या है बेटा वाई इंटरसेप्ट। जेड की वैल्यू एक साइंटिस्ट ने फिक्स कर रखी थी और वो वैल्यू थी बेटा क्या 0.1 से लेकर के 0.2। इन्होंने कहा तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, कोई भी चीज़ पढ़ो। जैसे इन्होंने देखो क्या एग्जाम्पल लिया था, देखो अगर मान लो तुम ब्रिटेन में स्पीशीज रिलेशनशिप पढ़ो, या तुम कैलिफोर्निया में स्पीशीज रिलेशनशिप पढ़ो, और कहाँ पर है, या न्यूयॉर्क जैसी जगह में स्पीशीज रिलेशनशिप पढ़ो। ठीक है, मान लो ब्रिटेन में तुम प्लांट्स का स्पीशीज रिचनेस देख रहे हो उस एरिया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में तुम बर्ड्स का स्पीशीज रिचनेस चेक कर रहे हो कैलिफोर्निया वाले एरिया में, और न्यूयॉर्क में तुम मोलस्क का स्पीशीज रिचनेस देख रहे हो। कहीं पे भी तुम स्पीशीज एरिया देखोगे तो तुम्हें z की वैल्यू 0.1 से 0.2 ही आएगी, यहाँ पे भी 0.1 से 0.2 आएगी, यहाँ पे भी 0.1 से 0.2 आएगी। तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी ने इकोलॉजिस्ट ने कहा है तुम कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप पढ़ लो, चाहे प्लांट, चाहे मोलस्क, चाहे बर्ड्स। ठीक है, किसी भी रीजन में पढ़ लो, ब्रिटेन, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ z दैट विल लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2। लेकिन अगर बहुत ही स्पेशली बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होगा तो इतने बड़े लार्ज एरिया में बेटा z थोड़ा और स्टीप हो जाता है। स्टीप का मतलब जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये a है ये b है, कहाँ पर बोलोगे स्टीप ज़्यादा है? ऑब्वियसली दिस इज मच मोर स्टीपर। ठीक है, उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में वैल्यू z की बढ़ जाती है, और एनसीईआरटी ने देखो लिखा हुआ है कि ऐसे केस में z की वैल्यू क्या होती है 0.6 से लेकर के 1.2 के बीच में। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है बेटा कि जो z की वैल्यू है वो 0.1 से लेकर के 0.2 होगी, रिगार्डलेस कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, चाहे प्लांट्स की ब्रिटेन में देख रहे हो स्पीशीज रिचनेस, बर्ड्स की कैलिफोर्निया में चेक कर रहे हो, या मोलस्क की न्यूयॉर्क में कर रहे हो, जो भी स्लोप आएगा z आएगा रिग्रेशन लाइन का वो अमेजिंगली सिमिलर ही होगा। ठीक है, दैट इज 0.1 से 0.2। बट अगर आप एनालाइज करते हो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग अ वेरी वेरी लार्ज एरिया, फॉर एग्जाम्पल एंटायर कॉन्टिनेंट में देख रहे हो, तब you will find that slope of the line is much steeper। और जब ज़्यादा स्टीप होगा उस दौरान जो z की वैल्यू होगी वो 0.6 to 1.2 के बीच में आएगी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि फॉर एग्जाम्पल तुम स्पीशीज रिचनेस चेक कर रहे हो फ्रूगीवोरस बर्ड का, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, एंड मैमल्स का, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ये देख रहे हो, वहाँ पर जो z की वैल्यू आई वो 1.15 थी। फिर एनसीईआरटी ने पूछा है स्टीपर स्लोप का मतलब क्या होता है। स्टीपर स्लोप का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस पर यूनिट एरिया इज हाई, दैट इज वाई आपको वैल्यू भी z की ऐसे दिखाई देती है इन अ वेरी वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के इसके बाद एक पैराग्राफ है। एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में कहानी लिखी है। कहानी ये है कि हम इतना बात कर ही क्यों रहे हैं, इतना हम बायोडाइवर्सिटी के पीछे क्यों हैं। हमें तो सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, इंसान है, इंसान जी रहा है, इंसान खा रहा है, इंसान पी रहा है, मस्त है, इंसान सुखी है ना। हम वाई वी आर बॉदर्ड विद द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, वाई हम इतना बॉदर्ड हैं कि इकोसिस्टम इतने सारे स्पीशीज हैं तो क्या फ़ायदा होगा। देखो बेटा बहुत सारा फ़ायदा है, और डायरेक्टली बेटा इकोसिस्टम की हेल्थ हमारे सर्वाइवल से लिंक है। ठीक है, यस, सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है आप अकेले इस दुनिया में रह लोगे अगर स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं हैं, विल यू बी एबल टू सर्वाइव अलोन? कहाँ से लाओगे ऑक्सीजन? बाजार से? कहाँ से? दुकान से खरीदोगे, केमिस्ट के शॉप से? तो हमें ऐसा लगता है हम अकेले रह सकते हैं, हम बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। तो उस पैराग्राफ में दो चीज़ों की बात कही है कि कब हम एक इकोसिस्टम को बोलेंगे स्टेबल है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, और एक स्टेबल इकोसिस्टम अगर होगा तब हम कहते हैं कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी।
दूसरा जो जिक्र किया है कि अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, और इकोसिस्टम हेल्दी कब होगा उसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, फटाफट एनसीईआरटी खोल लीजिए बेटा। ओके, तो स्टेबिलिटी क्या है बेटा, व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया बेटा, हम कब एक कम्युनिटी को स्टेबल कहते हैं, कब एक इकोसिस्टम को स्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल कम्युनिटी बेटा कहते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करनी चाहिए प्रोडक्टिविटी में। मान लो आज किसी एरिया का प्रोडक्टिविटी 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ रहा है और उसका अगले साल 50 आ रहा है, तो कहाँ 200 कहाँ 50 ना, इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर 200 आ रहा है तो मोर और लेस हर ईयर उसकी प्रोडक्टिविटी वैसी ही होनी चाहिए। अगर एक किसी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती, तब उस कम्युनिटी को, इकोसिस्टम को हम कहते हैं बेटा कि वो प्रोडक्टिव है, वो स्टेबल है। ठीक है, अगर बदलती रहेगी, जैसे आपके मार्क्स में नंबर हर बार बदलते रहे, कभी आप टॉप कर जा रहे हो, कभी आप बिल्कुल बहुत ही कम नंबर ला रहे हो, तो वो कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो अच्छा नहीं होता ना। फिर सेम गोज विद द प्रोडक्टिविटी, सेम गोज विद द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, एक जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है बेटा उसमें रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। ऐसा नहीं है कि बेटा वो बैठा ही है कि हाँ मुझे और डिस्टर्ब करो। ठीक है, इट शुड बी रेजिस्टेंट, रेजिलियंस पावर होनी चाहिए, रिकवरी पावर होनी चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं है कि हो गए खत्म। हमें नेचर से सीखना चाहिए कि बेटा नेचर, अब कुछ टाइम पे पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो क्या उन्होंने रिकवर नहीं किया होगा। ठीक है, सो अगर कोई कम्युनिटी रेजिस्टेंट होती है, रेजिलिएंट होती है मैन मेड डिस्टर्बेंसेस से, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस से, तो हम उस कम्युनिटी को, उस इकोसिस्टम को स्टेबल कहते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे आपने पढ़ा है बेटा पार्थेनियम आ गया, पार्थेनियम जैसे इंट्रोड्यूस हुआ बेटा उसने क्या किया, हमारे यहाँ के नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया, उसने हमारे यहाँ की नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, उस नेटिव स्पीशीज को भी तो मस्त लड़ाई देनी चाहिए था, मस्त दंगल करना चाहिए था, बट नहीं, वो आए, उन्होंने कंपटीशन शो नहीं किया उनको, और इन्वेसिव स्पीशीज ने उनको एलिमिनेट कर दिया। तो जो कम्युनिटी, जो इकोसिस्टम ये सारा क्राइटेरिया शो करती है, ऐसी कम्युनिटी को हम स्टेबल इकोसिस्टम कहते हैं। और डेविड टिलमैन जी एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली, वो फील्ड में जाते थे, खेतों में जाते थे और प्लॉट में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते थे, चेक करते थे किस फील्ड का, किस प्लॉट का प्रोडक्टिविटी वेरी कर रहा है ईयर टू ईयर, और किस प्लॉट का प्रोडक्टिविटी सेम है, कांस्टेंट है ईयर टू ईयर। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस फील्ड का, जिस खेत का, जिस एरिया का प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट था, ठीक है, वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा थी, दैट मीन्स वो इकोसिस्टम स्टेबल था। तो एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये साबित किया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे आउटडोर प्लॉट्स को यूज करके, और इन्होंने कंफर्म किया था बेटा कि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब ये जो क्राइटेरिया पढ़े हो आपने, दैट इज लिंक टू द स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। अगर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होगी तो उससे स्पीशीज रिचनेस कम्युनिटी में दिखाई देगा। इन्होंने देखा कि जिस प्लॉट्स पर ज़्यादा स्पीशीज थे वहाँ पर ईयर टू ईयर जो वेरिएशन था प्रोडक्टिविटी में, टोटल बायोमास में, वो कम था। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक फील्ड है, ए फील्ड है, यहाँ पर 1000 स्पीशीज हैं, ठीक है, और एक फील्ड है बेटा बी, यहाँ पर 350 स्पीशीज रिचनेस है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वेरी करेगी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वेरी नहीं की। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। और इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है बेटा हायर प्रोडक्टिविटी को, इन्होंने बताई थी। अब जाकर के क्लियर हुआ कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और रेजिलियंस की। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम इन क्राइटेरिया से ये कैसे साबित कर सकते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनसीईआरटी एक पैराग्राफ में लिखती है कि अगर 15,000 उसमें है, मान लो कोई 15,000 स्पीशीज है, उसमें से अगर 5,000 स्पीशीज मर जाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 1,25,000 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स अमेजोन रेन फॉरेस्ट में इतने ज़्यादा हैं, 25,000 मर भी जाएं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। एक स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट से कम हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। एनसीईआरटी ने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे।
तो एनसीईआरटी कहती है देखो इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो हम नहीं दे सकते, हम नहीं बता सकते अगर एक चींटी मर जाए, ठीक है, 4 चींटियां मर जाएं, 4 बंदर मर जाएं, ठीक है, एक फ्रॉग मर जाए, 2 सांप मर जाएं, इससे इकोसिस्टम को डायरेक्ट क्या फर्क पड़ेगा, इसका आंसर तो हम बता ही नहीं सकते। बट इसको बताने के लिए हम कुछ इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इनडायरेक्ट तरीका आंसर देने का क्या है, उन्होंने कंपैरिजन किया है, ठीक है, उन्होंने एक एनालॉजी साबित की, ठीक है। इस एनालॉजी के जरिए उन्होंने बताया है कि अगर स्पीशीज 1-2 स्पीशीज कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारे स्पीशीज कम होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा स्पीशीज, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। उस एनालॉजी को बोलते हैं बेटा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट इज नट बोल्ट, पॉपर का मतलब होता है निकालना, और इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था, पॉल एलरिक भाई साहब ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने इसीलिए हाइपोथेसिस बनाई थी क्योंकि उन क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर तो थे नहीं कि अगर 1-2 चींटियां कम हो जाएं, एक फ्रॉग कम हो जाए, 2 सांप कम हो जाए, उनके कोई डायरेक्ट आंसर नहीं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक कंपैरिजन किया, इन्होंने एक एनालॉजी बनाई जिसमें एक एयरप्लेन को कंपेयर किया, किससे, इकोसिस्टम से, ठीक है, किससे कंपेयर किया, इकोसिस्टम से। आपको पता है बेटा जैसे एयरप्लेन किसका बना है, एयरप्लेन बना है बहुत सारे रिवेट्स का, ठीक है, रिवेट्स मतलब नट बोल्ट, ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा गया है ना, नट बोल्ट के जरिए कसा गया है। सिमिलरली बेटा इकोसिस्टम किसका बना हो, बहुत सारे स्पीशीज। अब मान लो बेटा एक सवारी है, तुम जैसे बदमाश बच्चे हैं, बार बार एक एयरप्लेन पे बैठते हैं और अपनी उनकी एक मान लो एक सीट फिक्स है, वहीं पर बैठते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब वो इस एयरप्लेन में बैठते हैं, 1-2 नल ढीला करके, कभी सीट से, कभी जहाँ पर सामान रखते हैं उसको नट बोल्ट को ढीला करके और नट बोल्ट अपने पॉकेट में भर के घर आ जाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। 1-2 नट बोल्ट ढीला हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एयरप्लेन को फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार उसी जगह पर बैठ के, उसी एयरप्लेन में बैठ के नट बोल्ट ढीला करते चला जाए, तो विथ टाइम एयरप्लेन तो वीक हो जाएगा ना। सिमिलरली बेटा 1-2 स्पीशीज खत्म हो इकोसिस्टम से तो इतना प्रभाव इकोसिस्टम पे नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी तरीके से स्पीशीज जाती चली जाए, मरती चली जाए, खत्म होती चली जाए, तो एक टाइम इकोसिस्टम पर प्रभाव उसका पड़ेगा। दूसरा कि कौन सा नट बोल्ट तुम कहाँ से निकाल रहे हो, अगर तुम नट बोल्ट बेटा सीट के आसपास से निकाल रहे हो या जब केबिन जिसमें सामान रखते हो उसमें से निकाल रहे हो तो इतना सीधा असर प्लेन की सेफ्टी पर नहीं पड़ेगा। बट अगर वही नट बोल्ट उसकी जो विंग्स पे लगा हुआ है, उसकी विंग्स को कसने के लिए जो लगा हुआ है, वो तुम निकाल लोगे तो उसका सीधा असर पड़ेगा। सिमिलरली ऐसी कुछ स्पीशीज हैं हमारे इकोसिस्टम में जिनका रोल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है, उनका नंबर भले कम हो, जैसे जो नट बोल्ट्स अंदर के पार्ट्स को जोड़ने के लगे हों, इतनी सारी कुर्सियाँ होती हैं, इतना सारा कैबिन वाला हिस्सा होता है, उनमें ज़्यादा नट बोल्ट्स का इस्तेमाल हुआ होगा रादर देन जो विंग्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट, क्योंकि विंग्स इतना ज़्यादा स्पेस थोड़ी लेती हैं, तो विंग्स पर नट बोल्ट की मात्रा भले कम हो, बट 1-2 नट बोल्ट भी विंग से ढीला कर दो तो उसका सीधा असर प्लेन पर दिखेगा, प्लेन एक्सेप्शनली वीक हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे कुछ की स्पीशीज होते हैं जिनका इकोसिस्टम में नंबर भले कम होता है बट उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर ऐसे स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है, तो इनका सीधा असर इकोसिस्टम पर देखने को मिलता है। तो कौन सा स्पीशीज एलिमिनेट हो रहा है ये भी डिसाइड करता है कि इकोसिस्टम पे कितना असर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब दिया है एनसीईआरटी ने एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल लेकर के। तो उस पैराग्राफ में हमने देखा कब हम इकोसिस्टम को स्टेबल करेंगे, और इकोसिस्टम स्टेबल है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, स्पीशीज रिचनेस होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, एक इकोसिस्टम हेल्दी तभी होगा जहाँ वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी हो, ठीक है। एक स्पीशीज के एलिमिनेट होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको इस एग्जाम्पल के जरिए भी हमने समझ लिया है। इसके बाद जो एनसीईआरटी कहानी शुरू करती है दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप सबको पता है बेटा बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे घट रही है क्योंकि नए स्पीशीज बन नहीं रहे हैं और हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ है, ठीक है, मतलब प्लैनेट की बायोलॉजिकल कितने स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे घटी जा रही है।
ठीक है, जब एक स्पीशीज का कंप्लीट डिसअपीयरेंस हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके साथ का उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चला जाता है। कहते हैं ना वो ये राज उसी के साथ चला गया। तो जब वो गया इस दुनिया से, एलिमिनेट हो गया परमानेंटली, तो उसके साथ उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चला गया। ठीक है, देखो देयर आर सर्टेन एक्सटिंक्शंस बेटा, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन जिसकी वजह से स्पीशीज लॉस होता है, और ये बड़ा नेचुरल है। जैसे एक टाइप तो बड़ा नेचुरल है बेटा, जो दुनिया में आया है वो एक टाइम के बाद जाएगा भी। जैसे हम सबका एक टाइम है, एक समय है, ठीक है, हम सबका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद आप सबको पता है क्या होने वाला है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, जीवन का सत्य है। सेम गोज विद द नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो आया है एक समय के बाद वो एक्सटिंक्ट होगा, वो चला जाएगा। नेचुरल एक्सटिंक्शन होना तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचुरल एक्सटिंक्शन नेचुरल रेट से चलती है। ठीक है, ये भगवान ने बनाई है, ये चले तो कोई भगवान की चीज से कोई छेड़छाड़ी पे दिक्कत आई है। भगवान ने जो चीज बनाई हो तो बिल्कुल सही बनाई है और बिल्कुल सत्य है ये तो। ठीक है, तो ये वाली एक्सटिंक्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी है मास एक्सटिंक्शन। मास में क्या होता है बेटा, एक साथ सारे के सारे स्पीशीज एलिमिनेट हो गए। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई प्रलय आया, ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफे प्रलय कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते सब मर गए। ऐसा 2012 में हमारे लिए भी कहा गया था, मतलब हमारे धरती के लिए, कि 2012 आई गेस दिसंबर 22 था वो। तुम लोग बताना, तुम लोग तो बहुत छोटे हो उस टाइम पे, 2024 चल रहा है, हम लोग कॉलेज में थे। ठीक है, मुझे याद है शायद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थी उस टाइम पे, सेमेस्टर्स के एग्जाम एंड हुए थे, छुट्टी होने वाली थी सबकी। तो वी वर ऑल थिंकिंग यार आज कुछ होगा, आज कुछ ऐसा होगा बेटा। 22 दिसंबर की रात चली गई, सुबह मॉर्निंग हुई, सब मस्ती कर रहे, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कह रहे थे कि बेटा कुछ ऐसा प्रलय आएगा और सब दुनिया खत्म हो जाएगी, सब एक साथ, सब हम सब जितने स्पीशीज इस धरती पर है। तो वो एक तरीके की मास एक्सटिंक्शन थी, हुई नहीं जो कि, ठीक है। तो मास एक्सटिंक्शन होता है डाइंग ऑफ या एक्सटर्मिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू कैटास्ट्रॉफे। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन ईयर्स बेटा, जब से ओरिजिन हुआ है, जब से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है स्पीशीज का। ठीक है, 5 एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, मास में स्पीशीज गायब हो चुके हैं परमानेंटली। और कहते हैं कि हम जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो नेचर को हम छेड़ रहे हैं, उसकी वजह से अब होगा 6th मास एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ अस। ठीक है, तीसरा एक्सटिंक्शन होता है बेटा हमारे द्वारा किया हुआ एक्सटिंक्शन, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अब तुम सोचो मैम हम क्या करते हैं ऐसा, हम ही तो करते हैं बेटा सारा कांड, है ना। अब भगवान आपको पता है कहीं ना कहीं जब नेचर को हार्म पहुंचा, नेचर अपना तरीका ढूंढ लेता है बेटा बैलेंस आउट करने का। ठीक है, नेचर से तो कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम कैसे नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के लिए रहने के लिए जगह बनानी है, तो हम जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जंगलों को काटना अगर शुरू करेंगे तो क्या होगा बेटा, व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब जंगलों पे बहुत सारे जानवरों के, बर्ड्स के घर हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर रहती है ना। तो एक तरीके से हम उनका घर ही तो उजाड़ रहे हैं, तो ये हमारी वजह से तो हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम चीज़ों को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें कुछ पता चल जाए, हमें पता चल गया था ना, पुष्पा दी फायर वाली मूवी देखी होगी, रेड चंदन कितना कॉस्टली है, क्या बिजनेस चला था उसमें, पैसा हमें पता होना चाहिए कि बस हमारा फायदा कहाँ से हो रहा है। एक्सप्लॉइट तो हम पर छोड़ दो मैम, हम करेंगे एक्सप्लॉइट, जबकि हमें पता है हमारा पढ़ने से फायदा है। पढ़ाई को ओवर एक्सप्लॉइट हम कभी नहीं करते, पढ़ाई से नाता दूर दूर का है, बाकी चीज़ों को लोन को हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर यूज करेंगे मैम। जब तक मैम आंखों से पानी ना निकलने लगे, जब तक आंख से आंसू ना आने लगे, वो वाले आंसू नहीं, रोने वाले नहीं, ओवर एक्सप्लॉइटिंग, आंखों का तुमने पढ़ाई से ज्यादा फोन में इस्तेमाल किया है ना। ओवर हंटिंग, पोल्यूशन, ये सारे बेटा हमारे दिए हुए गिफ्ट तो हैं नेचर को। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या किया हमने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड को कॉलोनाइज करना शुरू किया, बसने लगे हम वहां पर, अपने जगह छोड़ करके नेचर के घर में घुसने लगे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा 2000 स्पीशीज नेटिव बर्ड की एलिमिनेट हो गई, क्योंकि पेड़ काटोगे तो पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले होंगे, कितने सारी डिस्टर्बेंस हुई होगी, है ना, इस चीज से। IUCN ने एक बनाई थी रेड लिस्ट, रेड मतलब खतरा, खतरे की घंटी, दैट मीन्स उस लिस्ट में जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाले थे उनके सबके नाम थे, जैसे बोर्ड पर लिस्ट लगता है ना, जिसने टॉप किया है, उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी जिसमें एक्सटिंक्ट होने वाले या जो बहुत ज़्यादा खतरा है, जो वनरेबल हैं, जो थ्रेटन्ड हैं,
उन सब का नाम था उसमें, जिसमें से उन्होंने ये भी बताया था बेटा कि 784 स्पीशीज अभी तक लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स की स्पीशीज हैं। और कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस हुई थी, जैसे डोडो बेचारी प्यारी सी बर्ड है, उड़ नहीं पाती थी, इसका लोगों ने इतना ओवरहंट किया, मॉरिशस की नेटिव थी, मर ही गई बेचारी। क्वागा, ठीक है, जेब्रा जैसा थोड़ा सा दिखता है, अभी दिखाऊंगी इसकी पिक्चर, अफ्रीका का था, मर चुका है। थाइलसिन ऑस्ट्रेलिया का एक्सटिंक्ट, टेलर सी का और रशिया एक्सटिंक्ट, और 3 सब स्पीशीज थे टाइगर के, बाली, जावा एंड कैस्पियन, दे आर ऑल आर एक्सटिंक्ट, दे आर सम रीसेंट एक्सटिंक्शंस। इनकी तस्वीर देख लो बेटा, तस्वीर देखने से आपको याद रहेगा, ठीक है। ये है बेचारी प्यारी सी, ठीक है, डोडो, ठीक है, जो मर गई, मॉरिशस की थी। ये है स्टीलर सी काऊ, ठीक है, सी काऊ रशिया का। ये है 3 स्पीशीज, सब स्पीशीज टाइगर के, ठीक है। ये है हमारा थाइलसिन ऑस्ट्रेलिया का, और ये देखो जेब्रा जैसी थोड़ी मार्किंग है, क्वागा अफ्रीका, क्वागा जेब्रा ऐसे याद रखना, ठीक है। दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं। कुछ ग्रुप हैं एम्फीबियंस के, ये सबसे ज्यादा वनरेबल का मतलब क्या होता है बेटा? वनरेबल मतलब आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है बेटा अभी करेंटली कुछ 15,500 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड वाइड हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और इस 15,500 में 12% सारे के सारे बर्ड स्पीशीज हैं, दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 23% सारे के सारे मैमल स्पीशीज हैं, 31% सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के स्पीशीज हैं, और 32% सारे के सारे एम्फीबियन स्पीशीज है, दोज हु आर फेसिंग थ्रेट ऑफ। सबसे ज्यादा खतरा आप देख सकते हो एम्फीबियन स्पीशीज वालों को, सबसे ज्यादा खतरा, ठीक है। और कहते हैं बेटा कि अगर इसी तरीके से एक्सटिंक्शन होती रही तो हम 6th मार्स एक्सटिंक्शन को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि हमारी वजह से जो एक्सटिंक्शन नेचुरल रेट पर चलनी चाहिए थी वो 100,000 टाइम्स ज्यादा तेजी से चल रही हैं। तो ऑब्वियसली अब अगला मास एक्सटिंक्शन का नंबर आ सकता है कुछ आने वाले समय में, ठीक है। तो ये था बेटा डिफरेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी से कि क्या वजह है और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होता है। ओके, तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में एनसीईआरटी लिखती है जो एक्सेलरेटेड रेट है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का इज लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। लो जी, और देख लो हमारी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है मेनली, ठीक है। और जो 4 मेजर रीजन्स हैं, ठीक है, उनको मिलाकर के हम साथ में बोलते हैं एविल क्वाड्रेंट। ईविल वर्ड इसलिए लगा हुआ है बिकॉज इन रीजन्स की वजह से बेटा बायोडाइवर्सिटी हमारी घट रही है, और क्वाड्रेंट वर्ड इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज क्वार्टर स्टैंड्स फॉर 4 रीजन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप पढ़ोगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कहानी है बेटा, कहानी सुन लेते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म का घर, वो रहते कहाँ पर है, फिजिकल एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिजिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं। अगर किसी का घर ही उजाड़ दोगे बेटा ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, उसके रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन होता है। या बहुत बड़े एरिया को तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसकी वजह से भी बेटा एनिमल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, माइग्रेटरी एनिमल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके डाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। देखो एनसीईआरटी क्या दिखती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 4 रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा होता है, तो दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और इसी रीजंस की वजह से बेटा एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा एक टाइम पर अर्थ का 14% एरिया ऑक्यूपाई करता था, बट हमने उस जंगल को इतना काटा, अपना इतना एक्सप्लॉइट किया अपने मकसद से कि अब वो सिर्फ श्रिंक होकर के 6% ही रह गया है। आप सोचो कितना ज़्यादा हमने हैबिटेट लॉस किया होगा हमारी वजह से, ठीक है। वो दिन प्रतिदिन बेटा डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं एट रैपिड रेट। एनसीईआरटी कहती है बाय द टाइम तुम ये चैप्टर फिनिश करोगे
हो सकता है 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट अभी तक और ख़त्म हो चुके हों। ठीक है, पेड़ों को काटा जा चुका हो, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा चुका हो। पहला आप देख सकते हो एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है अमेजन रेन फॉरेस्ट का। ये इतना बड़ा है बेटा कि इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, ऑब्वियसली पता है, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रासलैंड में। एक तो सोयाबीन कल्टीवेशन को करने के लिए वहाँ के पेड़ों को, स्पीशीज़ को काटा जा रहा है, और वो फॉरेस्ट को ग्रासलैंड में पेड़ को काट करके ग्रासलैंड बनाया जा रहा है, सो दैट वहाँ पर अपने गाय भैंस को चरवा सके, ग्रेजिंग करवा सके। तो जिसकी वजह से भी बेटा स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है। बिसाइड टोटल लॉस बेटा, बहुत सारे जगहों का जो डिग्रेडेशन होता है वो पोल्यूशन होता है। बेटा किसी भी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में तुम रहना पसंद नहीं करोगे। भोपाल गैस स्ट्रैटेजी में जब एयर पोल्यूट हो गया था, तो अगर आप रहोगे ऑब्वियसली आप डेथ हो जाएगी। आप सबने वो अभी रिसेंट आई भी थी, आपने देखा भी होगा, है ना। सारी नई सीरीज़ के बारे में आपको पता होता है। जो भोपाल के लोग होंगे उनको पता भी होगा, चीज़ नहीं रह सकते ना। तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे रह सकता है पोल्यूटेड, चाहे सॉइल पोल्यूटेड हो, चाहे पानी पोल्यूटेड हो, चाहे हवा पोल्यूटेड हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेड इन्वायरमेंट पे नहीं रहेगा। पोल्यूशन की वजह भी बेटा हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, जिसकी वजह से बेटा स्पीशीज लॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जब एक बड़े लार्ज हैबिटेट को हम छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जिनको लार्ज एरिया में रहना पसंद है, उनको टेरिटरी बड़ी चाहिए, हमने तो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, या जो माइग्रेट करते हो, घूमने की जिन माइग्रेटरी हैबिट्स हो, जिनकी आदत हो घूमेंगे टहलेंगे, अब तो तुमने टहलने का उनका एरिया ही खत्म कर दिया, माइग्रेशन वाला रूट ही खत्म कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन की वजह से, जिसकी वजह से इट लीड्स टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, तो ये कहानी थी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। दूसरा जो रीज़न है बेटा, दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे बेटा तो वो ख़त्म ही होगी। भगवान ने, नेचर ने कुछ रिसोर्सेज दी हैं हमें यूटिलाइज करने के लिए, बट अगर हमें पता चल जाता है कि हमें इससे ये फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो नीड है, नीड पूरा करो, कोई प्रॉब्लम। नेचर कहती है तुम्हें हमारी नीड है, तुम हमारा इस्तेमाल करो। बट जब वो नीड ग्रीड में बदल जाती है बेटा, जब वो ज़रूरत लालच में बदल जाती है, तब आता है असली प्रॉब्लम, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होती है फिर स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन हमेशा से ही नेचर पर डिपेंडेंट है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, ठीक है, बट जब हमारी नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, उससे मचती है तबाही, उससे आता है प्रलय, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयट हम करने लगते हैं नेचुरल रिसोर्स को। बहुत सारे जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 ईयर में, जिसमें स्टीलर सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ही तो मरे हैं बेटा। ठीक है, प्रेजेंटली बेटा मरीन फिशेस जो हैं उनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, और ओवर हार्वेस्ट करना मतलब ओवर एक्सप्लॉयट करना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मरीन स्पीशीज भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा जो रीज़न है बेटा, एलियन स्पीशीज। एलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरे गोला से आए हैं, हमारे यहाँ नहीं थे, उस एरिया के नहीं थे, किसी और एरिया से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और इंट्रोड्यूस करते ही इन्होंने ऐसा कब्जा करना शुरू किया, इसलिए इनको इन्वेसिव स्पीशीज भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ के थे नहीं तो एक्जॉटिक स्पीशीज कहते हैं। तो ये किसी एरिया में कहीं से आते हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, वहाँ के जो रहने वाले प्राणी हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखता है, जब एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस होते हैं अनइंटेंशनली या जानबूझ करके, कोई भी रीज़न या पर्पस की वजह से आते हों, सम ऑफ देम टर्म इन्वेसिव, कब्जा जमाने लगते हैं, और जिसकी वजह से बेटा डिक्लाइन होता है, एक्सटिंक्शन होता है हमारे इंडिजिनस मतलब जो हमारे यहाँ के थे, जो नेटिव थे उस एरिया के, जो वहाँ पर बचपन से रह रहे हैं। जैसे नाइल पर्च पहला एग्जाम्पल है। नाइल पर्च जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, इसकी वजह से बेटा वहाँ के एक यूनिक असेंबलिश ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किचलेट फिश एलिमिनेट हो गए। ये वहाँ के नेटिव थे। ठीक है, नाइल पर्च एक एलियन स्पीशीज थी, इसके इंट्रोडक्शन से बेटा ये वाली फिश एलिमिनेट हो गई उस लेक से। दूसरा एग्जाम्पल आपको पता है
कैरेट ग्रास, पार्थेनियम इम्पोर्टेड वीट के साथ आ गया था, ठीक है। लैंटेना, वाटर हाइसिंथ वाला जिसमें लिखा हुआ है ना, जिस चैप्टर में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर अब डिलीट हो चुका है। तो इसको जलकुंभी बोलते हैं बेटा। आप जब ब्रिज वगैरह से क्रॉस करते होगे ना, तो आपको दिखता होगा नीचे पानियों में रहता है। ये ना बहुत सुंदर था, इसके फ्लावर, इसके सब कुछ बहुत सुंदर था। तो इसको यूरोपियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इंडिया में। इन सम हाउ ये वाटर बॉडी, मतलब पानी में वाटर बॉडीज़ में आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया। और वहाँ पर बेटा ने इसने ऐसी तबाही मचाई, ऐसा ग्रो करता था, इतना इन्वेसिव बन गया कि वहाँ के जो मछली थी वो मरने लगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर जाता है पानी से। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। जो बंगाल वाले लोगों को शायद पता भी होगा, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सारे इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। इलीगल इंट्रोडक्शन जो अफ्रीकन कैटफिश का हो रहा है, क्लारियस, ठीक है, एक्वा कल्चर पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है हमारे यहाँ की इंडिजिनस कैटफिश के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एलियन स्पीशीज़ के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन हो रहा है। और लास्ट है बेटा को एक्सटिंक्शन ये कहता है साथ साथ एक्सटिंक्ट होगा, ठीक है। हम तो डूबेंगे जी, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला सुना होगा ना सबने। सेम है को एक्सटिंक्शन, जो साथ साथ रहते हैं, जितने भी म्यूचुअलिज्म वाले एग्जाम्पल हैं, जितने भी साथ साथ रहने वाले म्यूचुअलिज्म वाले एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक भी प्राणी मरेगा दूसरा भी मर जाएगा। जैसे एक इवॉल्व करता है दूसरा भी इवॉल्व करता है ना, तो एक मरेगा तो दूसरा भी मर जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेट रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। तो को एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है। जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है बेटा, तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो उससे एसोसिएटेड है इन ऑब्लिगेटरी वे, मतलब म्यूचुअलिज्म के तरीके से, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। अगर होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड पैरासाइट है वो कहाँ जाएगा? उसके साथ भी वही होगा जो उसके होस्ट के साथ हुआ, मर जाएगा। अनदर एग्जाम्पल बेटा ये है कि जो भी को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, अगर एक का भी एक्सटिंक्शन हुआ, दूसरे के साथ भी नसीब में वही लिखा होगा, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को एक्सटिंक्शन। तो 4 कॉज हमने पढ़ा, लेकिन 4 कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बाद हम चलते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। होती रहे खराब, होती रहे डिस्ट्रॉय, स्पीशीज मर रहे हैं तो मरती रहे, वाई शुड बी कंजर्व। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए 3 रीजन दिए हैं। सबसे पहला है यूटिलिटेरियन, ठीक है। सबसे पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, जिसमें आते हैं डायरेक्ट और इकोनॉमिक यूजेस। हम नेचर से कितनी सारी चीज़ें उठा रहे हैं, खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियली अवेलेबल इन दी मार्केट में। कम से कम उन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम नेचर को ऐसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते रहोगे तो कहाँ से आएगा वो सामान, कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम बहुत सारा खाना, फल फ्रूट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचर से ही तो आ रहा है। फायरवुड जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेचर से आ रहा है। फाइबर बेटा कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द नेचर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का सामान, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेटा जिस पेपर पर लिखते हो, कहाँ से आ रहा है सब। तो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना चाहिए कि एटलीस्ट हम, क्योंकि ये सारे यूजेस यूटिलाइज करते हैं इतने सारे सामान को जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है, इन चीज़ों की वजह से हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं बल्कि कंजर्व करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ बेटा, मलेरिया की दवाई बनी थी, कहाँ से बनी थी? प्लांट के उससे तो बनी थी। तो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग जो मार्केट में बेचे जाते हैं बेटा, वो 120 स्पीशीज ऑफ प्लांट से ही तो आ रहे हैं। हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा पूरा का पूरा प्लांट्स पर ही तो बेस्ड है। तो प्लांट्स को काटना नहीं, हमें बचाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक चीज़ें आती है, इकोनॉमिक पैसे से खरीद रहे हो, डायरेक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हो, उन सबको नैरोली यूटिलिटेरियन में ऐड किया गया है। ब्रॉडली में क्या आता है बेटा? इकोसिस्टम, जो मुफ्त में नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी कॉस्ट हमें भरनी नहीं पड़ रही है। सोचो बेटा, ये जो ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन के बिना कुछ सेकेंड्स भी नहीं रह सकते। ट्राई करके देख लो, चलो ट्राई करते हैं सब, ठीक है। नहीं रह सकता, मुझे बोलना है तो मैं छोड़ रही हूँ। तो हम चेक करते हैं तुम कब तक सर्वाइव कर सकते हो। जिस चीज़ के बिना तुम सेकेंड्स भी नहीं रह सकते, ठीक है, उस चीज़ को हम पल्यूट कर रहे हैं, एयर को पल्यूट कर रहे हैं। अरे सोचो, अगर एयर पल्यूट होगी तो कहाँ जाओगे? पानी के बिना तुम रह सकते हो कुछ समय,
कुछ घंटे रह सकते हो, एयर के बिना नहीं रह सकते, इतनी इंपॉर्टेंस है एयर की। और उस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नेचर तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर रही है। नेचर तुम्हें इसका कॉस्ट नहीं भरने को बोल रही है कि मुझे इतने पैसे दो। तो नेचर कितना अच्छा है ना, नेचर इतना सेल्फलेस है, हमें मुफ्त में वो चीज़ दे रहा है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कोविड का वो टाइम याद करो बेटा, जब ऑक्सीजन लोगों को कम हो रहा था अपने शरीर में, तो कैसे कितना महंगा महंगा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। वो ऑक्सीजन नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसको पोल्यूट करना चाहिए। पॉलिनेशन हम थोड़ी करा रहे हैं, नेचर अपने आप कर रही है। हम थोड़ी बोल रहे हैं मधुमक्खी चल तेरा समय आ गया, उड़ उड़ी, एक बार इस फ्लावर पे बैठ, अगली बार उस फ्लावर पे बैठ। नहीं, नेचर इज डूइंग सब कुछ अपने से। एस्थेटिक प्लेजर, नेचर की खूबसूरती को देख करके जो आंखों को सुकून पहुंचता है। घूमने जाते हो ना, मनाली, शिमला, ठीक है, लेह लद्दाख, कश्मीर, समुंदर देखने जाते हो, गोवा जाते हो, यू फील इमेंस प्लेजर, दैट प्लेजर। अब ये मत बोलना मैम घूमने जाने, बेटा घूमने जाने तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वहां जा करके उसको निहारने का पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बर्फ पड़ रही है, वहां पहुंच गए, बर्फ पड़ रही है, बर्फ भगवान जो गिरा रहा है उसके पैसे नहीं दे रहे हो तुम उसको देखने के। बारिश का जो मजा उठा रहे हो उसके पैसे नहीं देख रहे हो तुम। दैट इज द एस्थेटिक प्लेजर दैट यू गेट बाय ऑब्जर्विंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, ये सब नेचर कर रहा है, तुमसे नहीं मांग रहा रोकड़ा। तो इन चीजों को देखते हुए हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय। ठीक है, और तीसरा रीजन है एथिकल। एथिकल में आ जाती है मॉरल वैल्यूज, कि भगवान ने किसी को बनाया है तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है हम उसको नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो चीज हमें डायरेक्ट बेनिफिट दे रही हो ना बेनिफिट दे रही हो। भगवान ने बनाया तो उसका कोई ना कोई रोल होगा। ठीक है, तो वी शुड कंजर्व इट रादर देन बिलीविंग इन डिस्ट्रॉइंग इट। तो ये इसमें थोड़ी मॉरल साइंस, थोड़ी ज्ञान की बात आ जाती है। तो इन 3 रीजंस की वजह से बेटा हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन सारे रीजंस की वजह से हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। जब वाई टू कंजर्व पढ़ ही लिया है तो अब पढ़ते हैं हाउ टू कंजर्व। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अब हम? हाउ टू कंजर्व। ओके, तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो बेटा 2 बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जो जहाँ पर है, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर है उसी जगह पर उसको कंजर्व कर लिया जाए, दैट इज ऑन साइट। ठीक है, एक्स सीटू मतलब एक ऑर्गेनिज्म को उसकी अपनी जगह से निकाल करके किसी और जगह कंजर्व किया जाए, दैट इज ऑफ साइट। जैसे शेर जंगल में रहने के लिए बना है, जूलॉजिकल पार्क बने, जूलॉजिकल पार्क में उसको कंजर्व किया जा रहा है, तो वो ऑफ साइट है। अगर वही शेर जहाँ पर रहता है, जिस पार्क में रहता है, वहीं पर उसको कंजर्व कर लिया जाए तो ऑन साइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन एम्फसाइज करता है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम का ही कंजर्व कर लो। अगर तुम पूरे के पूरे जंगल को ही बचा लोगे, कंजर्व कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें रहने वाले जितने भी स्पीशीज अपने आप कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में 2 चीज़ें आती हैं, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हॉटस्पॉट। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की ही लाइंस है बेटा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हॉटस्पॉट सबसे रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड रिजर्वॉयर होता है प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लाइफ। ये जो भी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हॉट मतलब सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज को आप यहाँ पर कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किस एरिया को आप हॉटस्पॉट कहोगे? देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया बेटा, उसी एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। आप सोचो आप अपने घर को डिक्लेयर कर दो हॉटस्पॉट, वो नहीं चलेगा। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो मीट करना पड़ता है, तभी उस एरिया को हॉटस्पॉट कहा जाता है। और वो क्राइटेरिया क्या है बेटा? वहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, वहाँ पर एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है कोई एक स्पीशीज वहीं मिले और कहीं और ना मिलता हो, ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इस फिनोमिना को एंडेमिज्म कहते हैं। अगर ऐसा है तो हॉटस्पॉट बन सकता है। और वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा हो, वहाँ पर हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जिससे स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके, ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए डेफिनेटली किसी एरिया को आप हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हो। इनिशियली बेटा स्टार्टिंग में 25 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, अब इनका नंबर बढ़कर के 34 हो चुका है। और ये 34 हॉटस्पॉट अर्थ का सिर्फ 2% ही ऑक्यूपाई करते हैं, लगभग लेस देन लिखा हुआ है, less than 2% of area they occupy of Earth's total area। और
इतने कम एरिया के साथ अगर हॉटस्पॉट बना करके तुम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करोगे तो जो ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन है उसको तुम 30% घटा सकते हो। तो इतनी इंपॉर्टेंस है बेटा हॉटस्पॉट की। 3 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में आउट ऑफ 34, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला, इंडो बर्मा जो म्यांमार, इंडिया और म्यांमार वाला जो रीजन है, ठीक है, हिमालय कहते हैं सबसे रिचेस्ट हॉटस्पॉट है आउट ऑफ द 3। प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है सैक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या बातें लिखी हुई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, चलिए जल्दी से बता दीजिए कितने नेशनल पार्क और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो दोनों ही गवर्नमेंट मेंटेन करती है। नेशनल पार्क गवर्नमेंट मेंटेन करती है, यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना दोनों को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेजिंग, ट्री को गिराना, हैबिटेट को मैनिपुलेट कराना अपने मतलब के लिए, कल्टीवेशन कराना, ये सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इनहिबिट करती है, प्रोहिबिट करती है, अलाउ नहीं करती। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। सेंचुरीज क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स होते हैं जहां पर सिर्फ एनिमल्स को, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है, फाउना के लिए, फ्लोरा के लिए नहीं है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट अलाउ करती है, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को आप कलेक्ट कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो टिम्बर वगैरह को, लैंड की थोड़ी बहुत खुदाई टिलिंग कर सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप भी ले सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर वो भी अलाउड नहीं होती। इन दोनों के बाद क्या आता है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में। इस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे इंटीग्रल पार्ट जो प्ले करते हैं ट्राइबल पीपल, क्योंकि यही इसको वगैरह मैनेज वगैरह करते हैं। और इसका जो कंसेप्ट है ये लॉन्च हुआ था इन 1974 में 75 में सॉरी, एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या है ये आइडिया? ये आइडिया कहता है बेटा किसी एरिया को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। एक जंगल है, सबसे अंदर वाला हिस्सा कोर जोन होता है बेटा, ये अनडिस्टर्ब जोन है, यहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज हम जाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बेटा वो एरिया बचा ही रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए हैं ना आपको पता हमने क्या डिस्ट्रक्शन की है। इसके बाहर वाला एरिया बफर जोन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह जा करके रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इतना चीज़ अलाउ कर दिया जाता है। और सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है बेटा वो ट्रांजिशन, यहीं पर देखो घर बने हुए हैं, यहीं पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, यहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। और ये बेटा इसको फिर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं यहाँ पर वही इसको मेंटेन और मैनेज करते हैं। तो ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इंडिया से। एमपी में एक एमपी में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंचमढ़ी, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी इलाके हैं बेटा। इस तरीके से आप उस जगह को, उस एरिया को कंजर्व कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ठीक है। नेक्स्ट, सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स क्या है बेटा? ये एग्जांपल्स आपको पर्टिकुलरली याद रखने हैं, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय में जो है, अरावली हिल्स जो राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ये एरियाज को सैक्रेड ग्रूव्स कहा गया है, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आता है। कहते हैं बेटा मेघालय में जो सैक्रेड ग्रूव्स है, ठीक है, या आप उनको सैक्रेड फॉरेस्ट भी कहते हो, ये लास्ट रेफ्यूजीज रह गए हैं रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज के। अगर वो स्पीशीज यहाँ से भी खत्म तो ओवरऑल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बट तुम उनको बचा सकते हो उस एरिया को सैक्रेड ग्रूव्स घोषित करके, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कंसिडर करके, तो इस तरीके से उनका कंजर्वेशन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा दैट कम्स अंडर इन सीटू, जो जहाँ पर है हम वहीं कंजर्व कर रहे हैं, किसी को भी उसके इलाके से छेड़ नहीं रहे हैं, अलग करके कंजर्व नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया होता है बेटा इन सीटू कॉन्जर्वेशन का। एक्स सीटू क्या कहता है? निकालो भैया घर से बाहर हम उनकी सेवा करेंगे, घर से बाहर उनकी हम देखभाल करेंगे। तो इसमें क्या आता है बेटा? थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर केप्ट आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें आगे तुम्हारे होम गार्डन्स, सीड बैंक्स आ जाता है बेटा, जीन बैंक आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, पॉलिन बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन आ गया, आर्बोरेटा भी बोटैनिकल गार्डन ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें सिर्फ वुडी ट्रीज होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े वुडी ट्रीज का ही कलेक्शन होता है ये, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स आ गया, एक्वेरियम आ गया, सफारी पार्क्स आ गया।
तो ये सारा हिस्सा एक C2 के अंदर आता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा जूलॉजिकल पार्क, जू देखने गए होगे, वहाँ पे कितने सारे स्पीशीज हैं, तो एक तरीके से कहते हैं कि वो कंजर्व किए जा रहे हैं, ह्यूमन केयर के अंडर हैं, ठीक है। तो वो एक C2 उनका जंगल में रहने का बनता है, ना कि किसी पार्क में पर रखा जा रहा है, उनको अपने घर से बाहर निकाल करके, उसको एक C2 कहते हैं। इसके अलावा लास्ट में एनसीईआरटी बताती है क्या क्या कन्वेंशंस है जो बायोडाइवर्सिटी पे दिए गए थे। तो 2 समिट आपको याद रखना है, एक है अर्थ समिट, ये एक हिस्टोरिक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो किया गया था। ये कहाँ पर हुआ था ये आपको याद रखना है, रियो दी जेनेरियो, और किस हिस्से में, 1992। इट इज कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशन, सारे नेशंस को बुलाया गया, ठीक है, और बोला गया भैया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करिए। दूसरा, एक सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट उठाइए, एक ओवर एक्सप्लॉइट मत करिए, बिकॉज ओवर एक्सप्लॉइटेशन लीड्स टू दी एलिमिनेशन, स्पीशीज रिचनेस घट जाती है। तो ये सारी बातों पर चर्चा हुई थी और ये सारी बातें उन्होंने बोली थी, ये चीजें करनी है, ठीक है। 10 साल बाद फिर से साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक मीटिंग बैठाई गई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसमें 119 कंट्री ने साइन किया था, प्लेज लिया था कि वो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी सिग्निफिकेंटली घटा देंगे बाय द ईयर 2010, ठीक है। एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आपको याद रखना है बेटा, ये 2002 में आया था, सेम मकसद था बायोडाइवर्सिटी के लॉस को घटाना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ BYQs रिसेंट ईयर में पूछे हुए, आपको मेरे साथ उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। फटाफट रेडी हो बच्चों, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अब कुछ BYQ करना। चलिए फटाफट से करेंगे, बड़ा इजी चैप्टर, आप सबको पता है तो क्वेश्चन भी इजी होंगे। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन 2023 में, एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग द एक्सटिंक्शन। तो अभी हमने एनसीईआरटी की रीडिंग पढ़ी थी, 4 रीजंस थे, बट सबसे पहला, ओहो एक सेकेंड, सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेजर कॉज था, ठीक है। दूसरा है फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो कि लार्ज नंबर्स में मिलती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्यों मिलती हैं वहाँ पर, वहाँ का टेम्परेचर कंड्यूसिव होता है उनकी ब्रीडिंग के लिए, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, नहीं ट्रॉपिकल में तो ऐसा होगा नहीं। हायर एनुअल रेनफॉल या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट, फ्रूगीवोरस बर्ड्स का मतलब होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, तो जहाँ पर उनको फ्रूट मिलेगा पूरे साल के लिए वहीं पर वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। द वर्ल्ड समिट, अब मैं आपको समय दे देती हूँ, समय दे देती हूँ बेटा, पहले आप कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बोलोगे मैम आप हमें समय नहीं देते हो पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, आप पढ़ के अपना आंसर मार्क कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो वर्ल्ड समिट 2002 में किया गया था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। प्लेज किसके लिए किया गया था कि हम कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे सीड्स को ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स, ऐसा तो था नहीं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगी करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में। डिक्लेरेशन ऑफ मोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नो। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नहीं, ये ठीक है। हिस्टोरिक कन्वेंशन अर्थ समिट कब किया गया था, रियो 1992। कितना इजी क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, मस्त क्वेश्चंस तुम कर सकते हो इस पर आराम से। वेस्टर्न घाट के पास लार्जर नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कहीं और नहीं मिलते। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, चलिए करिए, मैंने आपको समय दे दिया है, 15-20 सेकेंड ले लीजिए, कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कर लिया होगा। इसको क्या बोलते हैं, वनरेबल, नहीं, वनरेबल बेटा वो होता है जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकता है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ के कैटेगरी में आता है, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ नहीं। कीस्टोन स्पीशीज़ वो होता है बेटा जिनका नंबर भले कम हो बट उनका इम्पैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक विंग्स पर नटबोल्ट कम थे बट उसको निकाल दो तो उसका सीधा असर एयरप्लेन की सेफ्टी पर पड़ता। एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं इस फिनोमिना को, एंडेमिज्म कहते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज, इससे क्या होता है, ये किसके कॉज हैं, चलिए करिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, कुछ सेकंड्स देती हूँ, सोच लीजिए इसका जवाब क्या होगा, सोच लिया होगा, मैं बताऊँ अब। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंपटीशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेटेलिटी। तो ऑब्वियसली
बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। So yes, that was all for today's lecture, biodiversity and conservation, and this was the end of your NEET briefer series, है ना। लास्ट के चैप्टर्स तो बड़े इजी थे एज यू ऑल नो, बट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर से वेटेज बहुत ज़्यादा है और स्कोरिंग है तो बड़े आसानी से बिना कुछ तिगड़म लगाए मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो इन चैप्टर्स को इन टाइम पे रिविजन करना मत भूलना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से दीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो फोकस्ड होकर के अपने पेपर को करेंगे। स्ट्रेस एंग्जाइटी सबको सेंटर के बाहर ही छोड़ करके जाना, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ जाओगे तो आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपका फोकस बनेगा ही नहीं। पूछा कुछ जाता है, उस प्रेशर में आकर के, उस स्ट्रेस में आकर के हमें आंसर कुछ और मार्क कर देते हैं। पर आई डोंट वांट कि बच्चों के साथ ऐसा हो, क्योंकि बिल्कुल बेटा सिली मिस्टेक करोगे ऐसे पेपर्स में तो आपको पता है एक एक नंबर से रैंक कहाँ कहाँ तक शिफ्ट हो जाती है। तो इतनी मेहनत जो पूरे साल की है, अब उस मेहनत को हम ऐसे ज़ाया नहीं करेंगे सिर्फ स्ट्रेस वजह से। स्ट्रेस देखो बेटा ठीक है वो आएगा, बट उसको अपने सेंटर अपने एग्ज़ाम हॉल तक मत लेके जाना। ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस है। एंड यू हैव अभी टाइम, लास्ट मिनट्स पे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो डेटा है, जो साइंटिस्ट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हमारी ब्लेसिंग से आपके साथ, भगवान की ब्लेसिंग से आपके साथ, बस आप अपनी शिद्दत से मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।